वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है ईस्टर्न प्रोडक्ट्स और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि अ ट्रायल बैलेंस ऑफ ईस्टर्न प्रोडक्ट शोड अ शॉर्ट क्रेडिट ऑफ 6264 एज एट June 30, 2013 a suspense account was opened for the difference and the profit for the year was then calculated at 956180. The following errors and adjustments were discovered subsequently. तो जो उसके बाद एरर और एडजस्टमेंट डिस्कवर हुए हैं उनकी लिस्ट दी हुई है। देयर आर टोटल 8। फिर ये बताया हुआ है कि इंडिविजुअल डेटर एंड क्रेडिटर अकाउंट्स आर मेंटेन इन द जर्नल लेजर, जो कि हमारी नॉर्मल एजम्पशन भी है। उसके बाद रिक्वायरमेंट है कि हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है, नेट प्रॉफिट रिकैलकुलेट करना है क्योंकि जो पहले दिया हुआ है वो तो एरर्स के साथ कैलकुलेट हुआ हुआ है, तो एरर्स को करेक्ट करने के बाद क्या प्रॉफिट होगा वो बताना है। वैसे इसमें एक तीसरी चीज भी कैलकुलेट की जा सकती है और वो है सस्पेंस अकाउंट, लेकिन वो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम इसका आंसर स्टेप वाइज करेंगे। पहले हम पार्ट ए के सोल्यूशन बनाने की तरफ चलते हैं। तो पार्ट ए की रिक्वायरमेंट जो है वो है जर्नल एंट्रीज को पास करने की, और उसके लिए हम फॉर्मेट डेवलप कर लेते हैं और वन बाय वन जो हमें पॉइंट्स बताए हुए हैं उनकी बेसिस पर हम एंट्रीज पास करते जाएंगे। An invoice of rupees 3,700 was debited to purchases, but the goods were received after year end and were not included in the closing inventory. अब यहां पर क्लियर नहीं है कि हमारे पास गुड्स का कंट्रोल था या नहीं था, क्योंकि यहां पर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि हम कहें कि अगर गुड्स का कंट्रोल हमारे पास नहीं है तो हमें परचेज रिकॉर्ड ही नहीं करनी चाहिए थी और उसे क्लोजिंग इन्वेंट्री में भी शामिल नहीं करना चाहिए था। दूसरा ये है कि अगर हमारे पास जो गुड्स हैं उनका कंट्रोल है तो स्टिल ये गुड्स अभी हमारे पास नहीं पहुंची, तो इन्हें गुड्स इन ट्रांजिट के तौर पर रिकॉर्ड करना चाहिए था। तो आप इसकी जो एडजस्टमेंट कर सकते हैं वो बेसिकली ये कि जो हमने परचेज रिकॉर्ड की हुई है उसको रिवर्स कर देते हैं। तो परचेज को हम क्रेडिट कर देंगे 3700 और डेबिट हम कर देते हैं ट्रेड पेबल्स। लेकिन एक अल्टरनेटिव ये भी है कि आप गुड्स इन ट्रांजिट को भी डेबिट कर सकते हैं, ताकि जो आप कहते हैं कि जी जो पेबल है वो तो हमारा रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन जो गुड्स हैं वो रास्ते में हैं और हमारा अगर उन पे कंट्रोल है तो हम उसे एज गुड्स इन ट्रांजिट रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं इसकी। इसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट देखते हैं। स्टोर इक्विपमेंट कॉस्टिंग रुपीज 8100 एंड हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 3600 was sold for rupees 2500. Cash was debited and store equipment was credited. तो यानी जो कैश सेल हुआ है 2500 का, इससे एंट्री पास हो गई है सिर्फ। नो अदर एंट्रीज वर मेड। अच्छा, अगर हम देखें तो कैश तो सही डेबिट हुआ है, लेकिन स्टोर इक्विपमेंट 2500 से क्रेडिट नहीं होना चाहिए था। स्टोर इक्विपमेंट तो अपनी पूरी कॉस्ट से क्रेडिट होना चाहिए था 8100 से। फिर जो बुक वैल्यू और कॉस्ट का डिफरेंस है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी एलिमिनेट करनी चाहिए थी, और जो डिफरेंस है वो गेन या लॉस के तौर पर रिकॉर्ड होना चाहिए था। तो कैश तो ठीक रिकॉर्ड हुआ है, उसको ठीक करने की जरूरत नहीं है, हम बाकी चीजों को करेक्ट करते हैं। तो स्टोर इक्विपमेंट जो है वो 8100 का रिकॉर्ड होना चाहिए था, ऑलरेडी 2500 से क्रेडिट कर दिया गया है, तो मजीद हमें 5600 से क्रेडिट करना पड़ेगा। 8100 में से 2500 ऑलरेडी क्रेडिटेड है, तो रिमेनिंग से हम कर देंगे। अब एसेट की जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, विच वुड बी डिफरेंस ऑफ 8100 एंड 3600। तो ये 8100 माइनस 3600 हमारे पास बन जाएगा 4500 का। और जो डिफरेंस है कि हमने जो 5600 की कॉस्ट है, 4500 का जो उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, बुक वैल्यू 3600 दी हुई है,
तो 3600 की चीज जब आप सेल करेंगे 2500 में कम पैसों में तो लॉस होगा। तो डिफरेंस एज अ बैलेंसिंग फिगर हमारे पास लॉस आ सकता है 1100 का, और इसे आप 3600 माइनस 2500 के डिफरेंस के तौर पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम थर्ड एडजस्टमेंट पर चलते हैं। A check of rupees 1850 received from customer was dishonored on June 25, 2013, but no entry was made in the books. तो जो चेक डिसऑनर हुआ है उसकी एंट्री पास करनी चाहिए। कैश देयर अगेंस्ट वाज रिसीव्ड आफ्टर ईयर एंड, तो जो कैश ईयर एंड के बाद रिसीव हुआ है वो तो रिकॉर्ड भी ईयर एंड के बाद होना चाहिए। अभी जो हम ईयर एंड है उस पर जो कैश बाद में रिसीव हुआ उसकी एंट्री नहीं करेंगे, अलबत्ता जो चेक डिसऑनर हो चुका है उसकी एंट्री करेंगे। अब पॉइंट ये है कि जब हमें कस्टमर से चेक मिलता है तो हमारी एंट्री होती है बैंक डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, और जब चेक डिसऑनर होगा तो एग्जैक्टली यही एंट्री हम रिवर्स कर देंगे। तो पहले था कि बैंक डेबिट, अब बैंक को क्रेडिट कर देंगे, और रिसीवेबल क्रेडिट होता है जब पैसे आते हैं, लेकिन अब डिसऑनर हो रहा है तो रिवर्सल में रिसीवेबल को डेबिट करते हैं। फोर्थ एडजस्टमेंट है कि परचेजेस ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट कॉस्टिंग 15,200 was entered in the purchases account. Depreciation on office equipment is provided at the rate of 10%. तो ऑफिस इक्विपमेंट में रिकॉर्ड होना चाहिए था, परचेजेस में रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए था। तो इसमें बेसिकली दो इम्पैक्ट होंगे। पहले तो हम कहेंगे कि जी जो ऑफिस इक्विपमेंट है वो रिकॉर्ड होना चाहिए, तो उसे रिकॉर्ड कर देते हैं 15,200 का, और जो परचेजेज हैं वो डेबिट नहीं होनी चाहिए थी तो उनको रिवर्स करने के लिए क्रेडिट कर देते हैं। ये तो एक एडजस्टमेंट हो गई, लेकिन साथ ही हमें जब आपने एसेट रिकॉर्ड किया है तो उसकी डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लेते हैं 15,200 का 10% 1520, और क्रेडिट कर देंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। तो एसेट जब रिकॉर्ड हुआ तो उसके कंसिक्वेंस में डेप्रिसिएशन भी हमने रिकॉर्ड की। फिफ्थ है कि अ परचेज इनवाइस ऑफ 197 was debited to supplier account as 917। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, इसको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो एक्चुअली जो हमें एंट्री पास करनी चाहिए थी वो थी कि परचेजेस को डेबिट करते और सप्लायर को क्रेडिट करते, जो कि ट्रांजैक्शन है हमारी 197 से। तो ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। अब इन एरर हमने क्या रिकॉर्ड किया, एरर ये हुआ कि परचेजेस तो 197 पर ही रिकॉर्ड हुई हैं, लेकिन सप्लायर क्रेडिट होने के बजाय डेबिट हो गए, और डेबिट भी 197 से नहीं हुए, 917 से। इसका मतलब है कि इस एरर की वजह से हमारा एक सस्पेंस कॉज हो गया होगा 1114 का, विच इज टोटल ऑफ 917 एंड 197। तो एरर ये हो गया। अब पर्सपेक्टिव ये है कि देखें कि जो परचेज रिकॉर्ड होनी चाहिए थी 197 की, वो तो 197 की ही रिकॉर्ड हुई है। प्रॉब्लम जो है वो सप्लायर के अकाउंट में है, सप्लायर के अकाउंट में, और जो एरर जिस तरह का हुआ उसकी वजह से सस्पेंस भी कॉज हो गया। तो सस्पेंस को हम रिवर्स कर देंगे, और सप्लायर जो है वो 197 से क्रेडिट होना चाहिए इसलिए कि वो ट्रांजैक्शन एक्चुअल थी, और 917 से वो जो गलत डेबिट हुआ है वो भी रिवर्स होना चाहिए। तो दोनों को ऐड करेंगे, 197 प्लस 917, दैट वुड बी 1114। इस अमाउंट से हमारा सप्लायर का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। 197 से इसलिए जो क्रेडिट होना चाहिए था, और 917 का जो डेबिट गलत हो गया था उसको रिवर्स करने के लिए। तो टोटल मिला के 1114। अब सिक्स्थ एडजस्टमेंट देखते हैं। परचेज रिटर्न बुक वाज अंडरकास्टेड बाय 650, यानी परचेज रिटर्न 650 से कम रिकॉर्ड हो गई। तो परचेज रिटर्न जब 650 से कम रिकॉर्ड हो गई तो हमें इनको बढ़ाने की ज़रूरत है। परचेज रिटर्न क्रेडिट होती हैं तो क्रेडिट कर देंगे। अब सिर्फ अंडरकास्टिंग का एरर है, तो दूसरी तरफ तो इंडिविजुअल लेजर्स के अंदर सही फिगर्स जा चुकी होंगी, तो दूसरा इंपैक्ट सस्पेंस में आएगा।
फिर 7th है, द ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर अकाउंट वॉज ब्रॉड फॉरवर्ड एज 18,300 इंस्टेड ऑफ 13,800, यानी गलती से 4,500 ज्यादा हो गया। तो अब हमें फर्नीचर का जो बैलेंस है वो ज्यादा लिखा गया, तो अब उसको कम कर देंगे। और क्योंकि ब्रॉड फॉरवर्ड का बैलेंस है, ये कास्टिंग का इशू है, तो इससे प्रॉब्लम हमारे किस में आता है, दूसरी तरफ सस्पेंस क्रिएट होता है, तो सस्पेंस को एलिमिनेट करेंगे। अब एक और इम्पैक्ट भी होगा इसका कि जब आपका एसेट रिड्यूस हुआ है तो उसकी वजह से आपको अपने डेप्रिसिएशन चार्ज को भी रिवर्स करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। हम ये अपोजिट करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो कि 4,500 का जो हमने एसेट को कम किया उसका 10% है, दैट वुड बी 450। तो डेप्रिसिएशन भी रिवर्स होगी। उसके बाद लास्ट जो हमें पॉइंट दिया हुआ है वो है कि बैलेंस ऑफ 730 इन द सेल्स लेजर यानी रिसीवेबल का लेजर इज टू बी ऑफसेट अगेंस्ट द बैलेंस इन 880 इन द परचेज लेजर, यानी पेएबल्स का जो रिकॉर्ड है। तो आप 730 और 880 में से जो आपस में कॉन्ट्रा पास कर सकते हैं वो लोअर अमाउंट का कर सकते हैं, क्योंकि वही अमाउंट कैंसिल हो सकती है, ऑफसेट हो सकती है जो लोअर हो, और जो बाकी अमाउंट बच जाएगी वो जिस लेजर में है वो बच जाएगी। तो पेएबल्स को भी हमें कम करना है और रिसीवेबल्स को भी कम करना है, जिसे हम कॉन्ट्रा की एंट्री कहते हैं। 730 से। तो क्वेश्चन की जो पहली रिक्वायरमेंट थी कि हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है करेक्शन के लिए, वो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करें फॉर द ईयर। अब इसमें हमें जो कॉन्सेप्ट देखना होगा वो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि आप ये नोटिस करें कि वो कौन से आइटम्स हैं जो प्रॉफिट और लॉस में जाते हैं, वही प्रॉफिट को अफेक्ट करेंगे, जैसे परचेजेस, लॉस ऑन डिस्पोजल, परचेजेस, डेप्रिसिएशन, परचेज रिटर्न, डेप्रिसिएशन, ये आइटम्स। इनमें से जो आइटम क्रेडिट हो रहे हैं, जो भी आइटम क्रेडिट हो रहे हैं उनसे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्योंकि क्रेडिट तब होता है जब इनकम बढ़ रही होती है या एक्सपेंस कम हो रहा होता है। तो इनकम बढ़े या एक्सपेंस कम हो, दोनों सूरतों में प्रॉफिट ने बढ़ जाना है। और जो भी आइटम डेबिट हो रहे हैं उनकी वजह से प्रॉफिट कम होगा। और वो क्यों कम होगा? क्योंकि डेबिट या तो एक्सपेंस रिकॉर्ड करने पर होता है या इनकम के कम होने पर होता है। इनकम कम होने से भी प्रॉफिट कम होता है और एक्सपेंस रिकॉर्ड करने से भी प्रॉफिट कम होता है। तो वन बाय वन इन चीज़ों के इम्पैक्ट को इनकॉर्पोरेट करते हैं। पहली ट्रांजेक्शन में से हमारे पास इम्पैक्ट है परचेजेस का। तो पार्ट बी के लिए सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें प्रॉफिट क्या गिवन है, दैट इज 956180। फिर हमारी जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है 3700, ये क्रेडिट हो रहा है तो ऐड कर देंगे। रिवर्सल ऑफ परचेजेस फर्स्ट पॉइंट की बेस पर 3700 ऐड। दूसरे नंबर पे लॉस ऑन डिस्पोजल है, ये डेबिट हो रहा है तो लेस होगा। उसके बाद फिर परचेजेस हैं 15,200 की क्रेडिट हो रही हैं तो ऐड होंगी।
फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, डेबिट हो रहा है तो प्रॉफिट को कम करेगा। उसके बाद परचेज रिटर्न है, ये आइटम क्रेडिट हो रहा है तो इससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और उसके बाद डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रही है तो एक्सपेंस क्रेडिट होने से कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो अब हमारे पास करेक्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। 973560। तो इस तरह से हमारे जो क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट थी वो भी पूरी हो गई। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम करेक्शन ऑफ एरर्स के टॉपिक में पास्ट एग्जाम का एक क्वेश्चन कर रहे हैं, जीटा ट्रेडर्स, जो कि ऑटम 2019 में 16 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आया था। तो क्वेश्चन ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ जीटा ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019 इज अंडर प्रिपरेशन, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड इन दिस रिस्पेक्ट। तो डिफरेंट हमारे पास इंफॉर्मेशंस हैं, जिसमें सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। उसके बाद प्रोविजन वगैरह के पॉइंट्स हैं। ज़्यादातर तो जो है इसमें पॉइंट जो है वो ट्रेड रिसीवेबल और बैड एंड डाउटफुल डेट वाला है इनिशियली बड़ा। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं जिसमें आखिर में जाकर ये भी बताया हुआ है कि जीटी यूजेस पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड, जो कि हमारी नॉर्मल एजम्पशन भी होती है कि जब इन्वेंट्री की एंट्रीज करनी है तो परचेजेस वाली करनी है। परपेचुअल अगर बताया हुआ होता तो फिर इन्वेंट्री के परस्पेक्टिव से देखते। क्वेश्चन की दो रिक्वायरमेंट है। एक रिक्वायरमेंट है कि एडजस्टिंग या करेक्टिंग एंट्रीज पास करें, यानी जर्नल एंट्रीज, नरेशन रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरा ये कहा है कि कंप्यूट करें नेट इफेक्ट ऑफ द अबव ऑन जीटीज प्रॉफिट, यानी इन चीज़ों का जीटी के प्रॉफिट पर नेट इफेक्ट कंप्यूट करना है। अब कोई प्रॉफिट की फिगर गिवन नहीं है, लेकिन स्टिल हम ये बता सकते हैं कि हर ट्रांजैक्शन की वजह से प्रॉफिट में इंक्रीज होगा या प्रॉफिट में डिक्रीज होगा। तो वो हम एंड में बताएंगे। स्टेप वाइज अगर हम चलेंगे तो पहले हमें जर्नल एंट्रीज ही पास करनी है। सो अब जो रिक्वायरमेंट ए है इसका आंसर बनाने की तरफ चलते हैं। तो एडजस्टिंग करेक्टिंग एंट्रीज हैं। तो क्वेश्चन की फर्स्ट इंफॉर्मेशन देखेंगे कि ट्रेड रिसीवेबल एज एट 30 जून 2019 जो हैं वो हैं 2.5 मिलियन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है 400,000 की, और 2.1 मिलियन के नेट ट्रेड रिसीवेबल है। तो ये यानी ईयर एंड पर ही कैलकुलेट हुए हुए हैं। अब इट वाज नोटेड दैट एन ओल्ड आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 250,000 which was written off previously was settled during the year at 20% discount, यानी 80% पैसे मिल गए। तो 250,000 का 80% बने 200,000। द अमाउंट रिसीव्ड वाज क्रेडिटेड टू ट्रेड रिसीवेबल। तो एंट्री इसकी होनी चाहिए थी कैश डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट, या बैड डेट अगर इनकम बना रहे हैं तो बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट। और एंट्री ये कर दी कि ट्रेड रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर दिया। ट्रेड रिसीवेबल्स को क्रेडिट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तो ऑलरेडी हमने जब बैड डेट रिकॉर्ड किया होता है तो तभी उनको राइट ऑफ कर दिया होता है, उन्हें तभी क्रेडिट कर दिया होता है, तो डबल डबल क्रेडिट नहीं करना। तो अब ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे और बैड डेट एक्सपेंस जो है उसको क्रेडिट कर देंगे, या बैड डेट्स रिकवर्ड की इनकम को क्रेडिट कर देंगे। तो ट्रेड रिसीवेबल क्योंकि गलत क्रेडिट कर दिए थे तो उनको डेबिट किया, और बैड डेट एक्सपेंस को की रिडक्शन या बैड डेट्स रिकवर्ड की इनकम रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, तो वो अब रिकॉर्ड कर दी। फिर है कि परचेज रिटर्न अमाउंटिंग टू 500,000 वाज मिस्टेकनली डेबिटेड टू ट्रेड रिसीवेबल। अब हमारी जो परचेज रिटर्न की एंट्री होती है वो होनी चाहिए
ट्रेड पेएबल डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट। लेकिन अब मिस्टेक क्या है? मिस्टेक ये है कि डेबिट ट्रेड पेएबल के बजाय किसको कर दिया? ट्रेड रिसीवेबल को। तो ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट नहीं करना चाहिए था, तो अब इसको क्रेडिट कर देते हैं। और जो ट्रेड पेएबल डेबिट होना चाहिए था वो अब डेबिट कर देते हैं। तो जो रिसीवेबल गलत डेबिट हुआ था उसको हमने रिवर्स कर दिया, और जो पेएबल डेबिट होने से रह गया था उसको अब रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि राणा एंड सन्स हैविंग अ बैलेंस ऑफ ₹80,000 ड्यू फॉर मोर देन 1 ईयर वाज डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट एंड इट्स बैलेंस नीड्स टू बी रिटन ऑफ। यानी इसका बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, तो सिंपली रिकॉर्ड कर देते हैं। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट एंड रिसीवेबल्स क्रेडिट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जीटी मेंटेन्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। उसमें दो बातें और बताई हुई हैं। एट 25% फॉर बैलेंसेज आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ, यानी जो मोर देन 6 मंथ वाले हैं उन पे 25% का रेशियो है। सच बैलेंसेज आर एग्रीगेटेड टू ₹600,000। ऐसे बैलेंसेज 600,000 बनते हैं एक्सक्लूडिंग बैलेंस ऑफ राणा एंड सन्स, क्योंकि उसे मोर देन 1 ईयर हो गया, उसको तो हम ऑलरेडी राइट ऑफ भी कर चुके हैं, तो उसके अलावा वालों में से 600 ऐसे। और जो बाकी बच जाएंगे उन पर 5%। अब यहाँ पर हमें जो है एक अंडरस्टैंडिंग ये लेनी पड़ेगी कि ये हम कैलकुलेशन किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करें। जो हमने पहले एंट्रीज पास की हैं उसकी वजह से हमारा रिसीवेबल भी चेंज होगा, क्योंकि रिसीवेबल ऑलरेडी जो रिकॉर्ड हो रहा है वो 2.5 मिलियन पर हो रहा है, और प्रोविजन जो अलाउंस है डाउटफुल डेट का वो 400,000 पर शो हो रहा है, और ये दोनों चेंज होने चाहिए। तो कितने से चेंज होने चाहिए, इसके लिए हम एक वर्किंग बना लेते हैं और फिर उसकी एंट्री कर लेंगे। तो रिसीवेबल्स की अगर हम बात करें तो 2.5 मिलियन के क्वेश्चन में गिवन है। 200,000 के हमने डेबिट किए जो कि गलत क्रेडिट कर दिए गए थे बैड डेट्स रिकवरी के टाइम पर, उससे बढ़ गए। 500,000 के जो एक परचेज रिटर्न वाले गलत डेबिट हो गए थे उसको हमने जब रिवर्स किया तो कम हो गए। और 80,000 का जो हमने बैड डेट रिकॉर्ड किया, इस सब के बाद हमारे पास जो बैलेंस आ जाता है रिसीवेबल का अपडेटेड बैलेंस, वो आ जाता है 2,120,000। अब रिसीवेबल का अपडेटेड बैलेंस इंपॉर्टेंट है ताकि हम अलाउंस की सही कैलकुलेशन कर सकें। तो 6 मंथ ओल्ड जो हैं उनकी अमाउंट हमारे पास है 600,000, और उन पर हमारा 25% का अलाउंस होगा, तो ये अमाउंट बनती है 150,000 की। और इनके अलावा जो हैं आइटम उनके ऊपर हमारा 5% का अलाउंस होगा, तो हमने 2,120 की जो टोटल अमाउंट थी उसमें से 600,000 ये वाले माइनस कर। तो इसके अलावा जो थे उन पर 5% होना चाहिए, तो वो अमाउंट बनती है 76,000। दोनों को टोटल कर लें तो हमारा जो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस है वो होना चाहिए 226,000 एज इट शुड बी। लेकिन अगर हम क्वेश्चन में देखें तो ये बैलेंस 400,000 आ रहा है। तो वी कैन कैलकुलेट के बैलेंस को कम करने की ज़रूरत है। देयर इज डिक्रीज इन अलाउंस रिक्वायरमेंट बाय 174,000। तो अलाउंस को जब 174,000 से कम करेंगे तो अलाउंस डेबिट हो जाएगा और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा। तो क्वेश्चन की जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स थे उन सब को हमने 1 बाय 1 कवर कर लिया। अब इसके बाद हम सेकंड स्टेप पर आते हैं कि अ चेक डेटेड 25 जून 2019, यानी ईयर एंड से 5 डेज पहले, फॉर ₹150,000 वाज रिसीव फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी एंड डिपॉजिटेड बाय द ओनर इन हिज पर्सनल बैंक अकाउंट। तो मिला बिजनेस को चेक है और ले ऑनर ने लिया है। चेक वाज रिसीव्ड इन सेटलमेंट ऑफ एन इन्वेंट्री लॉस क्लेम। तो पैसे किस बात के मिले थे?
कि इन्वेंट्री कोई लॉस हो गया होगा, उसका इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दे दिया। एक्चुअल इन्वेंट्री लॉस वाज डिटरमिन्ड एट 180,000। तो हमने जो लॉस कैलकुलेट किया था वो 180,000 था, लेकिन जो चेक मिला वो 150,000 का मिला। नो एंट्रीज हैव बीन मेड फॉर लॉस ऑफ इन्वेंट्री एंड इंश्योरेंस क्लेम। तो कोई भी एंट्री पास नहीं की तो हमें लॉस ऑफ इन्वेंट्री को भी रिकॉर्ड करना चाहिए और हमें इंश्योरेंस क्लेम को भी रिकॉर्ड करना चाहिए। तो ये हम सेकंड स्टेप की एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर रिकॉर्ड करते हैं इन्वेंट्री के लॉस को, तो दैट इज 180,000 एबनॉर्मल लॉस रिकॉर्ड होगा। और परचेजेस को क्रेडिट करेंगे क्योंकि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है। परपेचुअल होता तो इन्वेंट्री को क्रेडिट करते। तो ये तो लॉस रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद जब आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, जितने पैसों का आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल गया उतने पैसों से आपका लॉस रिकवर हो गया, तो 150,000 से लॉस कम कर देंगे। अब अगर कैश बिजनेस को ही रिसीव हुआ होता तो हम कैश को डेबिट करते, लेकिन वो पैसे बिजनेस में नहीं आए। ऑनर ने बिजनेस के वो वाले पैसे खुद अपने पास रख लिए, अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में रख लिए। तो ड्राइंग्स कंसीडर करेंगे इसको हम, और ड्राइंग्स डेबिट हो जाएंगे। तो ये हमारी दो जो एंट्रीज हैं वो इस कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए। थर्ड है कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज ब्रॉट फॉरवर्ड एज 280,000 इंस्टेड ऑफ 820,000। तो यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो कम रिकॉर्ड हो गई थी 540,000 से। द एरर वाज ट्राइड टू बी करेक्टेड विद द डिफरेंस बाय क्रेडिटिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड डेबिटिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अच्छा, अब पर्सपेक्टिव ये है कि जब कोई ब्रॉड फॉरवर्ड वगैरह का एरर होता है तो एंट्री करनी क्या चाहिए थी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कम रिकॉर्ड हुई थी तो बढ़ानी तो चाहिए थी, लेकिन डेबिट करना चाहिए था सस्पेंस को, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस कम लेकर आए थे तो हम उसको बढ़ा दें, और क्योंकि उसके बैलेंस कम लाने की वजह से सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हुआ होगा, डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा, तो इफेक्ट सस्पेंस में जानना चाहिए था। तो ये एंट्री अगर पास कर देते तो ठीक हो जाता, लेकिन जो एंट्री पास कर दी वो ये की कि डेप्रिसिएशन डेबिट कर दी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कर दी। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो क्रेडिट ही करनी चाहिए थी, वो तो सही रिकॉर्ड हो गई। अब प्रॉब्लम यह है कि सस्पेंस डेबिट नहीं किया और डेप्रिसिएशन को गलत डेबिट कर दिया। तो सस्पेंस को अब हम डेबिट कर देंगे और डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस को रिवर्स करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है गुड्स अमाउंटिंग टू 350,000 received from a supplier on 30th June 2019 were included in the year-end physical inventory count but recorded in purchase day book on 1st July 2019। तो आपने ईयर एंड के बाद रिकॉर्ड किया जब ऑलरेडी रिसीव हो चुकी थी और इन्वेंट्री में भी शामिल हैं, तो इनकी परचेज भी 30 जून 2019 में ही रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। तो रिकॉर्ड नहीं हुई तो अब रिकॉर्ड कर देते हैं। तो पेबल्स क्रेडिट हो जाएंगे और परचेजेस जो हैं वो डेबिट हो जाएंगे। तो परचेजेस डेबिट, ट्रेड पेबल क्रेडिट। फिर है लास्ट पॉइंट कि थर्ड पार्टी स्टॉक ऑफ ₹500,000 लाइंग ऑन जीटी प्रीमिसेस हैज बीन इंक्लूडेड। तो इंक्लूड नहीं होना चाहिए। जो दूसरे का स्टॉक है वो बेशक हमारी पोजेशन में हो, वो हमारा नहीं है, तो हमें उसे अपने इन्वेंट्री के तौर पर रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। अब गलत रिकॉर्ड कर लिया है तो रिवर्स कर देंगे। तो एंट्री जो इन्वेंट्री की होती है, इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स या ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं। तो अब हम रिवर्सल रिकॉर्ड करेंगे कि अब ट्रेडिंग अकाउंट या कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट कर देंगे और इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देंगे। तो इन्वेंट्री की जो क्लोजिंग एडजस्टमेंट होती है उसका रिवर्सल रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट थी कि एडजस्टिंग या करेक्टिंग एंट्रीज पास करें, वो कंप्लीट हो गई। अब दूसरा ये है कि हमने इन चीज़ों का इफेक्ट प्रॉफिट पर बताना।
तो पार्ट बी को सॉल्व करने के लिए हम पार्ट ए की तरफ ही चलते हैं पहले, और देखते हैं कि वो कौन से आइटम हैं जिनका ताल्लुक प्रॉफिट और लॉस से है। पेएबल, रिसीवेबल, ये तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के आइटम है। सो बेसिकली जितने भी आइटम प्रॉफिट और लॉस के थे वो हमने आइडेंटिफाई कर लिए। इसमें से जितने आइटम भी क्रेडिट हो रहे हैं वो ऐड प्रॉफिट को इंक्रीज करेंगे, और जितने भी आइटम डेबिट हो रहे हैं वो प्रॉफिट को डिक्रीज करेंगे। तो वन बाय वन इनका इम्पैक्ट ले लेते हैं। सबसे पहली ट्रांजैक्शन जो है उसमें 200,000 हमें ऐड करना है, तो आंसर पार्ट बी का फॉर्मेट बना लेते हैं। रिकवरी ऑफ बैड डेट, उसके बाद बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, ये लेस होगा। फिर बैड डेट एक्सपेंस रिड्यूस हो रहा है, ये ऐड होगा। इसके बाद ये जो एबनॉर्मल लॉस टू परचेज की एंट्री है इसमें 180,000 से माइनस होना है, 180,000 से प्लस होना है, तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि इसका नेट इफेक्ट प्रॉफिट पर कोई भी नहीं है। लेकिन ये जो एबनॉर्मल लॉस की एंट्री है 150,000 की, ये क्रेडिट हो रहा है, तो ये हमें ऐड करना होगा। इसके बाद जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने रिवर्स किया 540,000 का, वो भी ऐड होगा। परचेजेस रिकॉर्ड की, तो परचेजेस रिकॉर्ड करने से हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। और कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट होने से कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ जाएगी, तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो हम नेट इंक्रीज और डिक्रीज कैलकुलेट कर सकते हैं। 134,000 का इंक्रीज आ रहा है, पॉजिटिव फिगर आ रही है, तो ये नेट इंक्रीज है इन नेट प्रॉफिट ऑन करेक्शन ऑफ ऑल दीज एरर्स। तो ये हमारा पार्ट बी का सोल्यूशन बन जाएगा। तो जब भी आप प्रॉफिट पर इफेक्ट कैलकुलेट करते हैं और आपने एंट्रीज पास की भी होती हैं, तो उन्हीं एंट्रीज की बेस पर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम करेक्शन ऑफ एरर्स के टॉपिक में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर 11 टू 20 कवर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 11 है कि क्रेडिट साइड ऑफ बिजनेस ट्रायल बैलेंस इज 2000 मोर देन द डेबिट साइड, यानी डेबिट साइड शॉर्ट है, तो इसका मतलब है कि सस्पेंस अकाउंट जो होगा वो 2000 का डेबिट साइड पर होगा। अब डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास, और पूछा हुआ ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी रीजन फॉर दैट, कि इनमें से उसकी रीजन कौन सी हो सकती है। तो फर्स्ट ऑप्शन ये है कि क्रेडिट परचेज ऑफ 6,000 वाज रिकॉर्डेड इन परचेज डे बुक एज 4,000। तो परचेज डे बुक में जब ओरिजिनल एंट्री रिकॉर्ड हुई तो वो तो सस्पेंस अकाउंट राइज नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो परचेजेज और पेबल दोनों ही फिर 4,000 से रिकॉर्ड हो गए, क्योंकि ओरिजिनल एंट्री के अंदर ही एरर आ गया, तो वो दोनों साइड पर आ गया। दूसरा है कैश पेड टू सप्लायर ₹2,000 वाज ओमिटेड फ्रॉम बुक। अब वंस अगेन ओमिटेड है तो ना डेबिट रिकॉर्ड हुआ ना क्रेडिट रिकॉर्ड हुआ, इसके अंदर सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होगा। थर्ड है कि ओवर पेमेंट ऑफ ₹2,000 वाज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, तो कस्टमर से ज़्यादा पैसे रिसीव हो गए, कस्टमर का बैलेंस जो है वो डेबिट के बजाय क्रेडिट में चला जाएगा, तो ये एक एरर नहीं है। ज़्यादा रिसीव हुए, ज़्यादा रिकॉर्ड हो गए, तो ये एरर नहीं है। जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन हुई जब तक वो रिकॉर्ड हो रही है तो इट इज़ नॉट एन एरर। लास्ट ऑप्शन ये है कि क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹7,000 वाज पोस्टेड
टू अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट एज 5000, यानी सेल 7000 की है, रिसीवेबल में वो 5000 से रिकॉर्ड हुई। तो अब इस एरर की वजह से 2000 का डिफरेंस राइज हो जाएगा और 2000 का सस्पेंस क्रिएट हुआ होगा। तो यहां पर ये नोटिस आपने रखना है खास तौर पे कि एरनस एंट्री के अंदर जिस साइड पर सस्पेंस राइज हो रहा होगा वही उसका बैलेंस होगा, और करेक्टिंग एंट्री में जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो जो सस्पेंस राइज होता है उसका अपोजिट बैलेंस उससे पहले होता है एरर के टाइम पर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 12 है कि सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन व्हेन अ ट्रायल बैलेंस फेल टू एग्री, द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड आफ्टरवर्ड्स। तीन हमें एरर दिए हुए हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एट व्हाट अमाउंट द सस्पेंस अकाउंट शुड बी शोन इन ट्रायल बैलेंस इन ऑर्डर टू मेक ट्रायल बैलेंस एग्री। तो एरर से पहले जो ट्रायल बैलेंस का बैलेंस में के सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस होगा ट्रायल बैलेंस में वो कितना होगा उसको हमने डिस्कस करना है। तो बेसिकली सबसे पहला पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 620 हैड बीन रिकॉर्डेड इन द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट एज ₹250। तो ये हमें 370 से मजीद डेबिट कर देना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी चार्ज को। अ डिस्काउंट अलाउड ऑफ 200 वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू रेवेन्यू अकाउंट। तो रेवेन्यू अकाउंट में बेसिकली ये तो डेबिट होना चाहिए। तो 200 प्लस 200 400 का डेबिट साइड पर इफेक्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक ₹450 वाज डेबिटेड टू बैंक अकाउंट ओनली। तो बैंक में तो आपका बैलेंस बढ़ा, डेबिट होना चाहिए था, लेकिन इंटरेस्ट इनकम आपकी क्रेडिट भी होनी चाहिए थी, तो वो आपको अब क्रेडिट करनी होगी। सो करेक्टिंग एंट्री अगर हम इसकी पास करें तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 370 से 620 और 250 के डिफरेंस से डेबिट होना चाहिए। रेवेन्यू को 400 से डेबिट होना चाहिए, 200 जो डेबिट होना चाहिए था और 200 वो जो गलत क्रेडिट आपने कर दिया था उसका रिवर्सल। इंटरेस्ट इनकम 450 से रिकॉर्ड होनी चाहिए। इससे एज अ बैलेंसिंग फिगर हमारे पास सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा 320 का। और इसका मतलब है कि सस्पेंस अकाउंट एलिमिनेट, क्योंकि करेक्टिंग एंट्री में तो सस्पेंस अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा। तो एलिमिनेट होने से पहले अब अगर वो क्रेडिट हो रहा है एलिमिनेट होने के लिए तो इससे पहले उसका जो बैलेंस था वो डेबिट था। तो डेबिट बैलेंस ऑफ 320। सो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 13 है कि ट्रायल बैलेंस ऑफ बिजनेस डिड नॉट एग्री एंड अ सस्पेंस अकाउंट वाज क्रिएटेड। ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज रिवील्ड दैट व्हाइल पोस्टिंग पेमेंट्स फ्रॉम बैंक बुक इंश्योरेंस एक्सपेंस वाज पोस्टेड एज 254,000 इंस्टेड ऑफ 245,000। तो 9,000 से ज़्यादा इंश्योरेंस एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया था। तो अब आप सिंपली इंश्योरेंस एक्सपेंस को 9,000 से कम कर देंगे और दूसरा इम्पैक्ट ये होगा कि सस्पेंस अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। तो हमारी जो करेक्ट ऑप्शन होगा कि कौन सी एंट्री करेक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है, दैट वुड बी ऑप्शन ए। क्वेश्चन 14 है कि सेल्स रिटर्न ऑफ ₹400 हैज बीन रॉन्गली पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द परचेज रिटर्न अकाउंट। अब सेल्स रिटर्न बेसिकली डेबिट होनी चाहिए, तो वो नहीं हुआ और उसके बजाय परचेज रिटर्न रिकॉर्ड हो गया और वो क्रेडिट के तौर पे रिकॉर्ड हुआ। बट हैज बीन करेक्टली एंटर्ड इन द कस्टमर अकाउंट। कस्टमर अकाउंट में करेक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द इफेक्ट्स ऑफ द एरर। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि ये प्रॉफिट या क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस वगैरह। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले जब आपने सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड नहीं की तो सेल्स रिटर्न ना रिकॉर्ड करने की वजह से प्रॉफिट 400 से ओवरस्टेट हो गया। दूसरा ये कि परचेज रिटर्न को गलत रिकॉर्ड करने की वजह से भी प्रॉफिट 400 से ओवरस्टेट हो गया। तो प्रॉफिट पर जो टोटल इंपैक्ट है वो ये है कि वो 800 से ओवरस्टेट हो रहा है। तो आपका ये पॉइंट ठीक है और 400 जस्ट वाला पॉइंट जो है वो गलत है। फिर जहाँ तक बात है ट्रायल बैलेंस की कि जी उसमें क्या इम्पैक्ट होगा, तो उसको भी अगर हम डिस्कस कर लें तो बेसिकली हुआ ये कि अब आप इसको करेक्शन वाइज देखें तो हमें सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करनी पड़ेगी और जो परचेज रिटर्न गलत रिकॉर्ड हो गई थी वो रिवर्स करनी पड़ेगी। तो करेक्टिंग एंट्री में सस्पेंस अकाउंट 800 से क्रेडिट होगा, यानी इससे पहले जो इसका बैलेंस था वो 800 से डेबिट था। तो डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस विल बी बेसिकली शॉर्टर। ये मोर देन वाली बात गलत है। तो 800 की अमाउंट ठीक है, लेकिन जो साइड शॉर्ट होती है उस साइड का बैलेंस राइज होता है। तो ये डी पॉइंट आपका गलत होगा, 400 की अमाउंट वैसे ही गलत है। सो करेक्ट ऑप्शन सिर्फ ऑप्शन बी है।
A company's trial balance failed to agree, the total being 950,300 और 955,300, तो बेसिकली 5,000 का डेबिट साइड पर जो है वो शॉर्ट है, तो सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ दिस डिफरेंस। क्या आप कहते हैं जी यूटिलिटी एक्सपेंस जो है वो कंप्लीटली ओमिट हो गए। जो कंप्लीट ओमिट हो जाता है उसका तो ना डेबिट रिकॉर्ड होता है ना क्रेडिट रिकॉर्ड होता है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन इन 5,000 इज रिकॉर्डेड एज ट्रांसपोर्टेशन आउट, तो सस्पेंस अकाउंट तो इसमें भी राइज नहीं होगा, एक एक्सपेंस के बजाय दूसरा एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया। तो अगर इसकी एंट्री देखें तो ट्रांसपोर्टेशन आउट आपने रिकॉर्ड कर दिया है, करना क्या चाहिए था आपको, ट्रांसपोर्टेशन इन करना चाहिए था, लेकिन डेबिट क्रेडिट इक्वल रिकॉर्ड हुए हैं तो सस्पेंस राइज नहीं होगा। थर्ड है कि परचेज रिटर्न ऑफ 2,500 डेबिटेड इन एरर टू सेल रिटर्न अकाउंट वाइल ट्रांजेक्शन वाज करेक्टली पोस्टेड टू पार्टीज अकाउंट। अच्छा, अब आप कहते हैं कि जी पार्टी के अंदर ठीक रिकॉर्ड हो गया लेकिन आपने परचेज रिटर्न को डेबिट किया, वैसे सेल्स रिटर्न को डेबिट करना था, तो एक अकाउंट को डेबिट करने की जगह दूसरा डेबिट हो गया। अब गलती ये है कि परचेज रिटर्न को डेबिट कर दिया, हालांकि यहाँ पे सेल्स रिटर्न को डेबिट करना चाहिए था, लेकिन स्टिल डेबिट और क्रेडिट इक्वल रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो यहाँ पे कोई सस्पेंस अकाउंट राइज नहीं होगा। फिर है कि सेल्स रिटर्न ऑफ 2,500 वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड एज परचेज रिटर्न वाइल द ट्रांजेक्शन वाज करेक्टली पोस्टेड टू पार्टी अकाउंट। तो अब इसमें यह हुआ कि आपको जो सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड नहीं की, रिसीवेबल को भी क्रेडिट किया जो कि सही करना था, परचेज रिटर्न को भी क्रेडिट कर दिया जो कि नहीं करना चाहिए था, इसकी जगह बेसिकली सेल्स रिटर्न को डेबिट करना चाहिए था, तो ये एरर हो गया। अब इसकी वजह से दोनों आइटम जब क्रेडिट हुए तो डेबिट साइड पर डिफरेंस आ गया, 5,000 का सस्पेंस क्रिएट हो गया। तो ये सिचुएशन जो है वो ऑप्शन डी के अंदर ही सिर्फ पूरी हो रही है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 16 है कि फॉलोइंग एरर्स अकर्ड इन बुक्स ऑफ माजिद एंड कंपनी, 3 एरर्स दिए हुए हैं और फिर पूछा हुआ है कि व्हाट विल बी द बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट बिफोर करेक्शन ऑफ अबव एरर्स। तो अगर हम देखते हैं कैरिज इनवर्ड ऑफ ₹100 वाज डेबिटेड टू कैरिज आउटवर्ड, तो एक एक्सपेंस के बजाय दूसरा एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया, तो इससे तो कोई सस्पेंस अकाउंट राइज नहीं होगा। सेकंड है कि परचेज ऑफ इन्वेंट्री 5,000 रिपेयर्स में डेबिट हो गई, तो परचेज ने भी डेबिट होना था, रिपेयर्स भी डेबिट ही हुई, सेम अमाउंट से हुई, तो इससे भी सस्पेंस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। रेंट एक्सपेंस 200 का था और वो रेंट अकाउंट में क्रेडिट हो गया, अब ये डेबिट के बजाय क्रेडिट हो गया, तो ये एक मिस्टेक है। तो आपको रेंट एक्सपेंस को अब 400 से डेबिट करना पड़ेगा, 200 से वो डेबिट जो होना चाहिए था एज एन एक्सपेंस, और 200 से जो गलत क्रेडिट हो गया था उसका रिवर्सल, और इससे ऑब्वियसली आपका 400 का सस्पेंस का बैलेंस राइज हो जाएगा। अब ये 400 क्रेडिट हो रहा है लेकिन ये हमने करेक्टिंग एंट्री पास की है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 400 क्रेडिट होने से ये एलिमिनेट हो रहा है, तो इसका मतलब है इससे पहले जो इसका बैलेंस था वो 400 का डेबिट बैलेंस था, तो यहाँ पर डेबिट क्रेडिट में नहीं दिया हुआ, जस्ट अमाउंट दी हुई है, तो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। लेकिन अगर डेबिट क्रेडिट मेंशन होता तो हम बताते कि 400 का डेबिट बैलेंस है। क्वेश्चन 17 है कि अ रिटर्न इनवर्ड ऑफ ₹180 हैज बीन रॉन्गली रिकॉर्डेड एज कैरिज इनवर्ड्स एंड अ रिपेयर एक्सपेंस ऑफ 250 वाज रॉन्गली डेबिटेड टू सैलरीज अकाउंट, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन नेट प्रॉफिट ऑफ करेक्शन ऑफ दीज एरर्स। अच्छा, अब अगर इसको हम कंसीडर करें तो अगर आप रिटर्न इनवर्ड्स को रिपेयर एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, नहीं, रिटर्न इनवर्ड को कैरिज इनवर्ड रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो रिटर्न इनवर्ड जो है वो सेल्स रिटर्न है, इससे भी प्रॉफिट कम होना था, और कैरिज इनवर्ड रिकॉर्ड करने से भी एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ, इससे भी प्रॉफिट कम रिकॉर्ड हुआ, तो यानी इस एरर की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा, रिपेयर एक्सपेंस से भी एक्सपेंस रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट कम होना था, आपने सैलरीज अकाउंट में डेबिट कर दिया तो सैलरीज एक्सपेंस की वजह से भी प्रॉफिट कम हुआ, तो वंस अगेन एरर की वजह से फर्क कोई नहीं पड़ा। तो दोनों एरर्स ऐसे हैं जिनसे हम कह रहे हैं कि एक एक्सपेंस के बजाय दूसरा एक्सपेंस रिकॉर्ड हो रहा है, तो करेक्शन तो होगी, एरर्स भी दोनों हैं और इनकी करेक्टिंग एंट्रीज भी पास होंगी, लेकिन उन करेक्टिंग एंट्रीज का ओवरऑल आपके जो नेट प्रॉफिट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो नील वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन 18 है कि सस्पेंस अकाउंट वाज ओपनड व्हेन अ ट्रायल बैलेंस फेल्ड टू एग्री, द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड आफ्टरवर्ड्स। तो 3 एरर दिए हैं और वो कह रहे हैं कि एट व्हाट अमाउंट द सस्पेंस अकाउंट वुड हैव बीन क्रिएटेड बिफोर करेक्शन। तो हमारे पास पहला तो ये है कि जी आपने पेमेंट ऑफ 5,000 टू सप्लायर वाज क्रेडिट टू हिज अकाउंट, जो कि बेसिकली क्या होनी चाहिए थी, डेबिट होनी चाहिए थी, तो अब डबल अमाउंट से आपको इसे लेना पड़ेगा, क्योंकि डेबिट के बजाय क्रेडिट हो जाए या क्रेडिट के बजाय डेबिट हो जाए तो डबल अमाउंट से करेक्शन करनी पड़ जाती है। रिटर्न आउटवर्ड ऑफ 400 वाज रॉन्गली डेबिटेड, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न है, ये क्रेडिट होती है, तो ये भी डबल अमाउंट से इंपैक्ट ठीक करना पड़ेगा।
पेमेंट फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड बाय 1000 वाज ओनली क्रेडिटेड टू बैंक। तो बैंक में तो क्रेडिट होना था, लेकिन डेबिट पेटी कैश एक्सपेंसेस भी होने चाहिए थे, तो पेटी कैश एक्सपेंसेस को ओनली क्रेडिटेड हुआ, तो डेबिट नहीं हुआ, तो अब डेबिट भी रिकॉर्ड कर देंगे। सो बेसिकली सप्लायर जो 5000 का आपका एरर है, ये डबल अमाउंट से 10,000 से डेबिट करेंगे। अब पेटी कैश एक्सपेंस 1000 के डेबिट नहीं हुए थे, अब कर दें। सेल रिटर्न आपने रिटर्न इनवर्ड रिकॉर्ड कर दी, गलती से डेबिट कर दी, तो वो रिवर्स कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। और परचेज रिटर्न रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, वो क्रेडिट के तौर पर रिकॉर्ड होती है। अब इससे डिफरेंस हमारे पास आ रहा है सस्पेंस अकाउंट में 10,200 का, जो कि क्रेडिट साइड पर आ रहा है। लेकिन ये क्योंकि करेक्टिंग एंट्री है, तो इसका मतलब है कि क्रेडिट होने से एलिमिनेट हो रहा है, तो एलिमिनेट होने से पहले उसका जो बैलेंस था वो डेबिट था। सो डेबिट बैलेंस 10,200 का हमारा करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 19 है कि आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग ट्रायल बैलेंस अ बिजनेस हैज आइडेंटिफाइड फॉलोइंग एरर्स। 3 एरर्स दिए हुए हैं, फिर प्रॉफिट बताया हुआ है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर करेक्शन ऑफ दीज एरर वाज 10,500। और क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करेक्टेड प्रॉफिट। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जी प्रॉफिट जो गिवन है वो क्या है। प्रॉफिट एज गिवन इज 10,500। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है कि ऑनर होम रेंट पेड 1,500 हैज बीन डेबिटेड टू बिजनेस रेंट अकाउंट। तो ये बिजनेस रेंट अकाउंट में तो डेबिट नहीं होना चाहिए था, तो हम रेंट एक्सपेंस को रिवर्स कर देंगे। एक्सपेंस को रिवर्स करने से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा 1,500 से। उसके बाद है कि परचेज ऑफ स्टेशनरी ₹500 हैज बीन डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन रेट 10% है। तो परचेज ऑफ स्टेशनरी जो है वो मशीनरी अकाउंट को डेबिट हो गई थी, तो स्टेशनरी अकाउंट में रिकॉर्ड होनी चाहिए। जब स्टेशनरी का एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे तो 500 से हमारा एक्सपेंस रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेकिन जब आपने मशीनरी को खत्म किया तो उस पर जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो चुकी होगी 10% के हिसाब से, उसको भी रिवर्स करेंगे। तो 500 का 10% 50 की जो डेप्रिसिएशन रिवर्स होगी, उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लास्ट वन जो है फ्रेट पेड 150 फॉर इन्वेंट्री हैज बीन डेबिटेड टू स्टेशनरी अकाउंट। अच्छा, इसमें अगर आप नोटिस करें तो स्टेशनरी का एक्सपेंस आपने बढ़ा दिया था, तो कम कर दें और फ्रेट रिकॉर्ड कर दें, तो इसका ओवरऑल प्रॉफिट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। एरर है, करेक्शन भी होनी चाहिए, लेकिन इसका प्रॉफिट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं बनता नेट, क्योंकि एक एक्सपेंस के बजाय दूसरा एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है। तो ओवरऑल एक्सपेंसेस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, और इसी तरह ओवरऑल प्रॉफिट पर भी इसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमारा जो करेक्टेड प्रॉफिट होगा आफ्टर ऑल करेक्शन वो होगा 11,550। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 20 जो है दैट इज अ कैश रिफंड ऑफ 20,000 ड्यू टू कस्टमर ए वाज करेक्टली ट्रीटेड इन कैश बुक। यानी कैश में इंपैक्ट सही रिकॉर्ड हो गया। कैश रिफंड बेसिकली ये है कि हमने कस्टमर को कोई पैसे वापस किए, तो कैश क्रेडिट किया होगा, कस्टमर को डेबिट करना चाहिए था। एंड देन क्रेडिटेड टू कस्टमर रिसीवेबल लेजर ऑफ कस्टमर बी। तो इसमें दो मिस्टेक्स हैं। एक तो ये कि डेबिट करना चाहिए था, आपने क्रेडिट कर दिया। दूसरी बात ये कि कस्टमर ए के बजाय बी के अकाउंट को कर दिया। तो जो ओरिजिनली आपको एंट्री पास करनी चाहिए थी वो तो ये था कि कस्टमर ए के अकाउंट में एंट्री करते और उसको डेबिट करते। गलती ये हुई कि कैश तो सही रिकॉर्ड हुआ, लेकिन रिसीवेबल जो है वो बी का अकाउंट आपने कर दिया और क्रेडिट कर दिया, जिसकी वजह से हमारा सस्पेंस राइज हो जाएगा 40,000 का एरर में। तो एट व्हाट अमाउंट सस्पेंस अकाउंट शुड बी शोन, तो 40,000 का डेबिट साइड पर इस एरर की वजह से हमारा एक्सपेंस राइज हो रहा है। ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।